अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालातों में होंगे। आज की वीडियो में हम एक बेहतरीन और आसान तरीके से जानेंगे कि किसी भी आईपीओ को खुद से हलाल या हराम कैसे चेक कर सकते हैं। डिटेल में और बहुत ही आसान तरीके से इस वीडियो में बताया गया है। मैंने ये वीडियो इस्लामिक स्टॉक स्कैनर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से लिया है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। बहुत शुक्रिया। शुरू करते हम मेरी आवाज आ रही है ना बराबर? समीर भाई एक बार कंफर्म कर लो, और स्क्रीन दिख रही कि नहीं? जी कंटिन्यू। जज़ाकल्लाह। तो सबसे पहले मैं तो बोलूंगा कि साथियों को कि आप अपने साथ में एक बुक और पेन ले लें। इंशाल्लाह हम लोग की जो कैलकुलेशन है ना उसी पे करेंगे आसानी के लिए। तो शरिया स्क्रीनिंग का जो प्रोसेस है, जो क्राइटेरिया है, आप सभी को जानते हैं कि हम लोग जो क्राइटेरिया पर अमल करते हैं उसमें बेसिकली 5 क्राइटेरियाज है, जिसमें सबसे पहला क्राइटेरिया जो है वो बिजनेस स्क्रीनिंग है। तो बिजनेस स्क्रीनिंग में वो सारे स्टॉक या वो सारे कंपनीज एक्सक्लूड कर दी जाती, हटा दी जाती, जिनका बिजनेस ऐसा हो जो शरिया के मुताबिक जायज ना हो, कंप्लीट बिजनेस, और वो उसी चीज से रजिस्टर की है कंपनी ने अपने आप को। फॉर एग्जाम्पल, जो बैंक्स होते हैं इसमें सूदी लेन देन होता है कंप्लीटली, ये बैंक हो गए। शराब की कंपनी हो गई, और गैम्बलिंग जो होता है जहाँ पे जुआ वगैरह क्या खेला जाता है, इसकी कंपनी अगर कोई है वो हो गई। ये सब टाइप की जो कंपनीज है ना, इनका बिजनेस जो कोर बिजनेस है ये जायज नहीं है, क्योंकि इनका कोर बिजनेस जायज नहीं है, इसके लिए इनकी आगे की स्क्रीनिंग नहीं की जाती है। तो ये तो हो गया पहला रूल। अब क्या होगा अगर कोई कंपनी ऐसी है जो मिसाल के तौर पर जायज काम तो करती है, लेकिन उसका कुछ रेवेन्यू ऐसा भी है जिसका नाजायज कामों से आता है। तो ये आ जाती है रूल 2 की स्क्रीनिंग में, जो हम नॉन परमिसिबल इनकम जो देखते हैं, और उसका जो क्राइटेरिया है वो 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये रूल 2 की कैटेगरी में स्क्रीन होती है। तो ऐसी कंपनी जिनका कोर बिजनेस तो जायज है, लेकिन उनका कुछ ऐसा कारोबार है या कुछ ऐसा काम है जिससे उनको कुछ अलग इनकम भी आती है, जो कि शरिया नहीं है, शरिया इनकम नहीं है, वो नॉन शरिया इनकम में आ जाती है, गैर शरिया इनकम में। तो ऐसी कंपनी का रूल 2 में कैलकुलेशन करके या तो वहां से पास हो जाएगी या फेल हो जाएगी। इसमें मिसाल एक देता हूँ। नॉर्मल सी मिसाल है कोई, जैसे आप इन्फोसिस देखे होंगे, तो इन्फोसिस कंपनी जो है आईटी कंपनी, तो आईटी कंपनी का बिजनेस तो हलाल है, लेकिन वो क्योंकि एक डेडिकेटेड बैंक को सर्विस देती है, बैंकों को, तो उससे आने वाला जो रेवेन्यू है उसका वो हलाल नहीं है, यानी वो शरिया में जायज नहीं है, जिसकी वजह से उसको रूल 2 में कम इंक्लूड किया जाता है, और उसी की वजह से इन्फोसिस एज पर शरिया नॉन कंप्लाइंट हो जाती है। फिर आते हैं उसके बाद जो तीसरा रूल है, तीसरे रूल में इंटरेस्ट बेरिंग डेट जो कहा जाता है, यानी सूदी कर्जा जो कंपनी ली है उसका कैलकुलेशन किया जाता है टोटल एसेट से। अब टोटल एसेट जो होता है वो कंपनी का पूरा सरमाया होता है। और हम लोग एक बात ये बताना भूल गए शुरू में कि हम लोग ये जो देखते हैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट होती है उसमें चेक करते हैं। कुछ कंपनीज की कंसोलिडेटेड नहीं अवेलेबल होती, सिर्फ स्टैंड अलोन होती है, यानी उसकी कंसोलिडेटेड मतलब ये हुआ कि कंपनी के जो सब्सिडरीज वगैरह है वो सबका हिसाब किताब कंसोलिडेटेड में आ जाता है। और स्टैंड अलोन में अगर कुछ कंपनीज का कंसोलिडेटेड नहीं है तो स्टैंड अलोन मिल जाता है, तो स्टैंड अलोन में देखना होता है। तो तीसरे रूल में हम लोग इंटरेस्ट बेरिंग डेट को कैलकुलेट करते हैं, और इसकी मिकदार जो है, इसकी लिमिट जो है वो 33% की है, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 33% से अगर ज्यादा हो रही है तो वो फेल हो जाएगी। चौथा जो आता है रूल वो है इलिक्विड एसेट्स का। इलिक्विड एसेट्स टोटल एसेट्स से 20 दोनों का जो कंपैरिजन है टोटल एसेट्स से किया गया इलिक्विड एसेट्स को, तो ये 20% से ज्यादा होना चाहिए। इलिक्विड एसेट्स मतलब होता ये है कि जो कंपनी के पास फिक्स्ड एसेट्स टाइप की चीजें, जैसे अगर कोई कंपनी है उसके पास मान लीजिए मशीन है, जैसे कोई ऑयल की कंपनी, तो ऑयल निकालने के लिए जो मशीन लगती है, फिर उसके पास ऑफिसेस होंगी, जमीन होंगी, गाड़ियां होंगी, ये कंपनी के फिक्स एसेट्स में आ जाते हैं, इलिक्विड एसेट्स में, है ना। इसके अलावा कोई जो प्रॉपर्टी है,
जमीन बता ही दिया, तो ये सब जो है ये फिक्स्ड एसेट्स में आ जाते हैं। तो ये रूल 4 में कैलकुलेट की जाती है। उसके बाद लास्ट रूल जो आता है वो है नेट लिक्विडिटी का। नेट लिक्विडिटी, अब जैसे ऊपर देखा गया इलिक्विड एसेट्स जो है वो ऐसे एसेट्स बताए मैंने जो कि फिक्स्ड हो, जैसे जमीन है, मशीन है, ये सब। लेकिन नेट लिक्विडिटी जो है ना, ये कंपनी के पास जो कैश है, या फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है ना, कैश के जैसे ही मान लो बैंक बैलेंस है, ये सब उसी में आ जाता है। तो जो ऊपर का कैलकुलेशन करते हैं उसके बाद जो बचता है अमाउंट वो नेट लिक्विडिटी में आ जाता है, और उसकी जो वैल्यू है वो हमेशा मार्केट कैप से कम होना चाहिए। यानी मार्केट वैल्यू अगर कोई स्टॉक का देखें हम, तो उसकी नेट लिक्विडिटी से ज्यादा होना चाहिए। तो ये 5 बेसिक रूल्स हैं जिसपे हम लोग अमल कर कर और स्क्रीनिंग करते हैं, और जो स्टॉक इसमें आपको जो ग्रीन कलर दिखता है वो शरिया कंप्लाइंट बन जाता है, जो रेड कलर दिखता है वो नॉन कंप्लाइंट बन जाता है। तो लेकिन मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहूंगा कि आप सब भी, आज का मकसद भी यही है सेशन का, कि आप खुद भी ये सब चीजें सीखें और खाली ग्रीन और रेड कलर पे ना जाए। तो आप भी इस पे अपनी, कोई इतना बड़ा क्या बोलेंगे, ज्यादा बड़ा काम भी नहीं है। शुरुआत में दिक्कत होती है, शुरुआत में मुझे भी दिक्कत होती थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कर करके आदत बन गई है, तो जल्दी हो जाता है। धीरे धीरे आदमी सीखेगा तो इंशाल्लाह ये भी आसान हो जाएगा। तो इनके इन 5 रूल के अलावा कुछ और भी रूल्स है जिस पर अमल किया जाता है, जैसे कि डिविडेंड प्यूरिफिकेशन या फिर कैपिटल गेन प्यूरिफिकेशन जिसका नाम है। तो हम लोग जो शरिया कंप्लाइंट स्टॉक में ट्रेड या इन्वेस्ट करते हैं और जब उसको बेचते हैं, तो बेचने के बाद जो हमारे जेब में पैसा आया, यानी टैक्स वगैरह लगने के बाद जो हमको नेट प्रॉफिट जो हो रहे हैं, जो हमारे जेब में आ रहा है जिसको हम कहेंगे, उस प्रॉफिट पर, या फिर अगर डिविडेंड बीच में आ रहा है, कोई कंपनी में इन्वेस्ट किया है, साल 2 साल 3 साल से इन्वेस्टेड है उसमें, और कंपनी साल में 2 बार या 1 बार या 4 बार जैसा भी हो कंपनी डिविडेंड देती है, तो अगर वो डिविडेंड देती है तो उस डिविडेंड को प्यूरिफाई करना पड़ता है। या फिर अगर कोई ट्रेडर उसको ट्रेड करके सेल कर रहा है, तो सेलिंग पे जो उसको प्रॉफिट हो रहा है, जो भी प्रॉफिट हो रहा है, उसको हम लोग प्यूरिफाई करते हैं। तो प्यूरिफिकेशन का आप एप्लीकेशन में जाके कोई भी स्टॉक का नाम डालेंगे, शरिया कंप्लाइंट स्टॉक का, नॉन कंप्लाइंट का प्यूरिफिकेशन नहीं दिखाएगा, क्योंकि नॉन कंप्लाइंट को पूरा का पूरा प्यूरिफाई करना पड़ेगा। तो अभी जैसे सामने मेरे एप्लीकेशन में देखेंगे तो वेलस्पन इंडिया दिख रहा है, उस पर मैं क्लिक करके नीचे जाऊंगा ना, स्क्रॉल करके, तो नीचे ऑप्शन एक आता है प्यूरिफाई डिविडेंड और कैपिटल गेन। तो यहाँ पे आपका जो नेट प्रॉफिट जो हुआ था, या आपको जो भी कैपिटल गेन मिला था, मेरे को मान लीजिए मिसाल के तौर पे 1000 रुपये मिला था प्रॉफिट, तो यहाँ पे मेरे को वेलस्पन इंडिया में 13 रुपीज का दिखा, 13 रुपए का। ये कैलकुलेट किस हिसाब से किया है? ये रूल 2 के हिसाब से कैलकुलेट किया है। तो आप अगर चाहें तो अपने मोबाइल के ही कैलकुलेटर में 1000 इंटू 1.22% कर देंगे तो आपको वो भी वैल्यू मिल जाएगी। तो 12.2 रुपीज दिखाता है, तो राउंड फिगर में वो ऐप में 13 रुपीज दिखा रहा है। तो ये एक चीज है जिस पर अमल करना है हमें। यानी ये स्क्रीनिंग क्राइटेरिया के 5 रूल के अलावा जो रूल है उसकी बात कर रहा हूँ। ये एक रूल हो गया जो प्यूरिफिकेशन का था। इसके अलावा एक रूल और है जो कि एजीएम में आवाज उठाने वाला है, और इसके बारे में भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी कवर कर चुका था। और उसमें करना ये होता है कि अगर आप इन्वेस्टेड हो कोई शेयर में, कोई कंपनी में इन्वेस्ट करके रखे हो, और आपको एजीएम का मेल आ जाता है, तो एजीएम के मेल में ही कंपनी के सेक्रेटरी का ईमेल भी होता है, और कंपनी के और भी लोगों का ईमेल होता है। तो इन शॉर्ट वो कंपनी का ईमेल ही होता है उसमें, जिसमें आपको गैर शरई इनकम के खिलाफ जो लेन देन है, चाहे वो रूल 2 बोले या रूल 3 बोले, इसके खिलाफ आवाज उठाने का एक ईमेल करने का तरीका बताया गया है उसमें। और बेहतर यह है कि आप एजीएम मीटिंग में शामिल हो जाए और वहां पे उसके खिलाफ आवाज उठाए कि भाई हम इसके खिलाफ है। अगर वो नहीं कर सकते तो ईमेल करना है। तो ये एक 2 रूल है जो हट के है थोड़ा, मतलब ये स्क्रीनिंग क्राइटेरिया से हट के है, लेकिन इस पर भी अमल करना है। तो इंशाल्लाह एंड में, सेशन के एंड में थोड़ी बहुत क्वेरीज हम लोग देख लेंगे लोगों की। अभी आपसे रिक्वेस्ट यही रहेगी कि आप बुक और पेन लेके बैठे और हम लोग कैलकुलेशन उसी पे करेंगे इंशाल्लाह।
तो अब हम चलते हैं जो हमारी कोई एक आईपीओ ले लेते हैं। मैंने केसी एनर्जी एंड इंफ्रा लिमिटेड का लिया है। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ उसकी, एक मिनट रुकिए। समीर भाई, स्क्रीन दिख रही है ना केसी की? जी जी जी, कंटिन्यू। तो देखिए, मैं यूजुअली ये जो चित्तौड़गढ़ वेबसाइट है ना, मैं इसका रेफरेंस लेता हूँ कोई भी आईपीओ स्क्रीनिंग करने के लिए। और एक वेबसाइट है जिसका नाम है इन्वेस्टर गेन, सॉरी, इन्वेस्टर गेन करके एक वेबसाइट है। एक मिनट, ये स्क्रीन शायद नहीं दिख रही है। ठीक है। तो इन्वेस्टर गेन वेबसाइट में आप जाएंगे तो वहां पे आपको क्या बोलेंगे, सारे अपकमिंग आईपीओ का जीएमपी दिख जाएगा। तो खैर, वो अभी हम जीएमपी वाले टॉपिक पे नहीं है। हम यहाँ पे आते हैं केसी एनर्जी, जो चित्तौड़गढ़ वेबसाइट है, इसका रेफरेंस के थ्रू मैं यहाँ पे आया हूँ ये आईपीओ देखने। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ये कंपनी करती क्या है पहले तो इस वेबसाइट पे काफी डिटेल्स में सब कुछ दे दिया जाता है। जैसा आप ऊपरी ऊपरी तौर पे अगर देखेंगे सरसरी एक नजर घुमा के, तो यहाँ पे इसका प्राइस बैंड दिया है 51 से 54 की रेंज में रहेगा। इसका फेस वैल्यू दिया है ₹10 पर शेयर है। ठीक है। आईपीओ डेट यहाँ पे मौजूद है 28 दिसंबर से 2 जनवरी तक के। यहाँ पे भी एक डिटेल में सब कुछ दे दिया है कि 28 को ओपन होगा, 22 जनवरी को क्लोज होगा, अलॉटमेंट 3 को होगा, रिफंड भी 3 को आएगा, शेयर क्रेडिट जो होगा 4 जनवरी को होगा, और लिस्ट जो होगा वो 5 जनवरी को होगा। हो सकता है डेट्स में कुछ फर्क पड़ जाए, लेकिन यूजुअली यही डेट्स रहती है। तो और ये मैंडेट की डेट एंड होने का एक वो भी है, मतलब इस दिन कट ऑफ टाइम है यूपीआई का मैंडेट का, जो 5 बजे अक्सर रहता है। और हम लोग तो माशाल्लाह दोपहर के पहले ही कर लेते हैं ताकि लास्ट मोमेंट रश ना हो। तो ये एक यहाँ पे बेसिक डिटेल आपको दिख जाएगी, कंपनी का लिस्टिंग का इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, कब ओपन हो रहा है, कब क्लोज हो रहा है। यहाँ पे आपको लॉट साइज मिल जाएगा, मैक्सिमम सॉरी मिनिमम कितना लॉट लेना है। और यहाँ पे कैटेगरी दिख जाएगा, रिटेल को कितना है, रिटेल मैक्स कितना है, एचएनआई के लिए कितना है। और इसके बाद फिर हम लोग लेफ्ट साइड में देखेंगे, यहाँ पे ये डिटेल्स मिल जाती है। ये इतना मैं ये सब नहीं देखता हूँ, लेकिन थोड़ा यहाँ पे इन्वेस्टर कैटेगरी और शेयर्स ऑफर ये सब डिटेल्स में दिख जाता है कि कितना यहाँ पे दिया जा रहा है, किसको कितना दिया जा रहा है, ऑफर किया जा रहा है। हाँ, एक चीज बताना था यहाँ पे, ये लॉट साइड यहाँ पे भी अवेलेबल है। तो ये लॉट साइज देख के समझ में आ जाता है कि भाई ये एसएमई कैटेगरी का होगा, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ एसएमई लिखा है। और कौन सा एसएमई, ये एनएसई पे लिस्ट होगा, ये वो वाला एसएमई। ठीक है। कुछ कुछ स्टॉक बीएसई के भी होते हैं जो बीएसई पे लिस्ट होते हैं, तो यहाँ बीएसई एसएमई लिख के आएगा। और अगर मेन बोर्ड का है तो यहाँ एनएसई बीएसई दोनों रहते हैं अवेलेबल। तो अब हम नीचे जाते हैं, यहाँ पे कंपनी की इंफॉर्मेशन दी है अबाउट में पूरा कंप्लीटली, सॉरी यहाँ पे। ठीक है। तो ये कंपनी की डिटेल्स दिया है, 2015 में फाउंड हुई है, और ये कंस्ट्रक्शन एंड कमीशनिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इससे रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करती है। ठीक है। इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, जिसको ईपीसी भी बोला जाता है। और गवर्नमेंट एंटिटीज के साथ इनका काम चलता है, जैसे यहाँ पे दिए RRBPNL। और उसके बाद यहाँ पे भी डिटेल्स देखेंगे तो लिखा है यहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन, कंस्ट्रक्शन ऑफ सब स्टेशन, ऑटोमेशन, ये सब का मतलब पावर सेक्टर में इसका काम है। और उसमें कंस्ट्रक्शन का कुछ काम होता है, या फिर ट्रांसमिशन लाइन का काम है, डिस्ट्रीब्यूशन का काम है, ये सब यहाँ पे मौजूद है। और भी डिटेल्स में दिया हुआ है यहाँ पे, सब स्टेशन मेंटेनेंस कितना है, ये सब डिटेल्स दी हुई है। तो काफी डिटेल्स में आपको यहाँ पे इसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि ये करती क्या है कंपनी। तो एक नजर घुमाने से हमको ये समझ में आ जाता है कि कंपनी का काम जायज है, पावर ट्रांसमिशन का काम है इसका, ये जायज है। तो अभी हम बुक में लिख लेंगे केसी एनर्जी एंड इंफ्रा लिमिटेड। ठीक है, ये आईपीओ आ रहा है। तो मैं भी साथ साथ में लिखता हूँ, आप भी लिख ले साथ में, खाली केसी डाल दे टॉपिक। तो अभी जो रूल नंबर 1 है बिजनेस स्क्रीनिंग,
वो हमको ग्रीन दिख रही, तो हमने टिक मार्क कर दिया वहां पर। अब हम आते हैं इसकी बाकी डिटेल्स कहाँ मिलेगी वो देखने के लिए। तो इसके लिए हम नीचे जाएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे ना, तो यहाँ पे हमको RHP दिखता है, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इसका नाम होता है। ये कंपनी को सबमिट करना पड़ता है सेबी को। अच्छा, एक चीज और बताना था कि एक सरसरी नजर अगर आप यहाँ पे भी घुमाएंगे ना, तो यहाँ पे भी आपको इसकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो है वो दिख जाएगी, जैसे एसेट्स कितने हैं इसके पास, और इसकी बोरोइंग कितनी है, और इसका रेवेन्यू क्या है, प्रॉफिट कितना है। ये सब आपको एक फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाँ भाई ये एसेट्स यहाँ पे इसका इंक्रीज हुआ, 38 था, 3807 था, अभी इंक्रीज हुआ। और ये वैल्यूज लाख में है, तो यहाँ पे लिखा भी है लाख से, अमाउंट इन लाख से। तो 3800 लाख था इसका पहले, फिर 6300 लाख हुआ, यानी ऑलमोस्ट डबल। फिर कुछ टाइम्स बढ़ गया, फिर अभी करंट देखेंगे जून में, तो ये 8332 करोड़ का इसके पास एसेट्स है। तो इसका मतलब मोटा मोटी ये कंपनी ग्रोथ कर रही है। रेवेन्यू अगर हम देखेंगे तो रेवेन्यू का भी वही हाल है। अगर ईयर ऑन ईयर देखें तो 21 में, 31 मार्च 21 में इसका रेवेन्यू 3500 समथिंग था, अभी 5000 2022 में हुआ। और इस ईयर इसका रेवेन्यू 6100 के करीब था। और जून में देखे, यानी 3 महीने के बाद इसका रेवेन्यू तकरीबन 964 लाख था, जो कि देखा जाए तो ये मतलब कंपेयर किया जाए तो थोड़ा कम लग रहा है इसका क्या बोलेंगे क्वार्टरली के हिसाब से। तो इसके बाद फिर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी देख लेंगे यहाँ पे, तो ये भी इंक्रीज हो रहा है हर साल। और यहाँ पे कंपेयर करेंगे, अगर इसको मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो इससे कम दिखता है ये भी। तो इसके कई रीजंस हो सकते हैं, तो फंडामेंटल स्क्रीनिंग अगर करते हैं तब वो देखना पड़ता है कि क्या रीजन होगा इसका, क्या बोले। उसके बाद नेटवर्थ है, फिर रिजर्व्स है कंपनी के पास कितने, और यहाँ लास्ट में बोरिंग है। तो ये सब चीजें, ये सब वैल्यूज हमको यहाँ पे भी एक मोटा मोटी नजर से देखने को मिल जाती है। उसके बाद की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है, यहाँ पे इसका पी रेशियो दिया है, ROE दिया है, ROCE दिया है, डेट टू इक्विटी दिया है, EPS दिया है, और ये RONW मुझे भी आइडिया नहीं इसका क्या होता है, लेकिन ये भी एक वैल्यू दी हुई है। ये सब फंडामेंटल स्क्रीनिंग जो करते हैं उनके लिए काफी वैल्यूएबल पॉइंट्स रहते हैं सब चीजें। डेट टू इक्विटी के ताल्लुक से एक पॉइंट बताना चाहूंगा कि काफी लोग ग्रुप पे सवाल करते हैं, या फिर उनका मेल भी आता है कि इस कंपनी का डेट टू इक्विटी इतना है और आपके ऐप में इतना है। तो आपको वहां पे भी बताएगा, और अभी भी बता देता कि हम लोग जो शरिया स्क्रीनिंग करते हैं उसमें डेट टू इक्विटी नहीं लेते, हम डेट टू टोटल एसेट्स लेते हैं। और ये क्राइटेरियाज की जो हम लोग जिस जिस क्राइटेरिया पर अमल कर रहे हैं, इसका PDF ऑलरेडी ग्रुप में अवेलेबल है, तो आप उसको चेक कर सकते हैं कि हम लोग किस क्राइटेरिया को लेते हैं। तो उसमें ये क्राइटेरिया जो हम लेते हैं वो डेट टू टोटल एसेट्स लेते हैं, ना कि डेट टू इक्विटी। तो ये वाली वैल्यू जो है हम लोग नहीं लेते, लेकिन फंडामेंटली जब स्क्रीनिंग करेगा कोई तो उसके लिए ये अवेलेबल होती है। उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव यहाँ पे दिख जाएगा कंपनी का, कि कंपनी का पर्पस क्या है IPO लाने का। तो इसमें लिखा है कि फंडिंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी का जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है उसके उसके लिए फंड चाहिए इसको, अ, इसीलिए ये IPO ला रहा है। और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, जनरल रीजन होगा कोई, उसके लिए ला रहे हैं। कुछ कंपनी से अपना कर्जा चुकाने के लिए भी आती है, IPO लाती है, तो वो भी यहाँ पे मेंशन हो जाता है। तो अब हम आते हैं उस स्क्रीन पे जहाँ पे मैंने बताया कि RHP जो है, RHP रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस होता है। अभी हम इस पे क्लिक करेंगे, तो एक मिनट है, मैं आपको स्क्रीन फिर से शेयर करता हूँ, तो ये दिखेगा नहीं। समीर भाई स्क्रीन दिख रही है ना मेरे को? जी आ रही है भाई, अभी बंद हो गई। हाँ आ ओके रही ओके, है। ये एक मिनट है, ये इमेज ओपन होती है बंद हो जाती है। ठीक। तो RHP पे हम क्लिक करेंगे ना, तो ये एक PDF फाइल ओपन हो जाएगा। और एक मिनट मैं शेयर करता हूँ उसकी स्क्रीन।
समीर भाई एक बार कंफर्म कर दीजिए, स्क्रीन दिख रही है ना? हाँ जी। ठीक है। तो यहाँ पे जब हम आते हैं, ये RHP ओपन हो गया, मैंने यहाँ पे क्लिक किया था तो ये मेरा एक न्यू विंडो ओपन हो गया RHP का। तो यहाँ पे मैं जब जाता हूँ, अब सर्च करने का मेरा जो क्राइटेरिया है, मैं Ctrl+F दबाएंगे हम लोग अपने कीबोर्ड में। अगर आप मोबाइल पे हैं तो यहाँ राइट साइड में, टॉप राइट में कहीं पे एक ऑप्शन रहता है सर्च का। तो मोबाइल पे अगर कोई देख रहा है तो उसके लिए यहाँ पे ऑप्शन रहेगा। उसको करना क्या है कि सर्च करने के लिए उसको अदर इनकम टाइप करना है। ये एक आसान तरीका है, मैं यूज करता हूँ इसको, जिससे मुझे वैल्यूज जो मेरे को ढूंढना है वो जल्दी मिल जाती है। तो अदर इनकम हो सकता है कभी कभी ना भी मिले, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से देखना पड़े या टोटल एसेट्स करके सर्च करना पड़े। लेकिन टोटल एसेट्स एक ऐसा वर्ड है ना जो बहुत कॉमन है, तो वो ज्यादा मिल जाते हैं, उसकी वैल्यू सर्च रिजल्ट जो आएगा वो ज्यादा रहेगी। अभी यहाँ पे 19 ही है तो मेरे को ज्यादा ढूंढना नहीं है, इसीलिए मैं ये यूज करता हूँ। लेकिन कभी ये नहीं रहा तो मैं टोटल एसेट्स डाल दिया, वो सर्च करना चालू करेगा। ओके, अभी यहाँ पे सर्च नहीं कर रहे, ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम अदर इनकम से कर लेते हैं फिलहाल, क्योंकि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो बहुत कॉमनली यूज होते हैं ना, तो उसकी वैल्यूज भी बहुत ज्यादा दिखाती है। जैसे अब टोटल ही मैं डाल दूं फॉर एग्जांपल, तो इसकी वैल्यूज यहाँ पे देखिए आप 218 के करीब है। तो इसीलिए मैं ये वर्ड यूज ना करके अदर इनकम यूज कर लेता हूँ, जिससे मेरे को आसानी हो जाती है। तो मैं जब स्क्रीनिंग करते हैं हम, यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ देखेंगे अदर इनकम शो कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी हमको ये भी देखना है कि इसमें कोई कंसोलिडेटेड रिपोर्ट तो नहीं है ना, वो भी एक कंफर्म करना रहता है। तो उसके लिए मैं सारी 19 जो मेरी वैल्यूज है पूरी डेट डालूंगा। तो अभी यहाँ पे आएंगे तो ये अदर इनकम का ब्रेकडाउन में यहाँ पे कुछ, तो ये भी सेम वैल्यूज है। RHP में 2 बार लोग शो करते हैं, आई डोंट नो रीजन क्या है इसका, लेकिन बैलेंस शीट इसमें 2 बार शो की जाती है। तो कोई फाइनेंशियल बैकग्राउंड से तो उसको नॉलेज होगा क्यों सबमिट करते हैं इसको। यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन है, ठीक है। हम आगे बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे। तो इसमें कोई वैल्यूज ऐसी नहीं है जो वापस मतलब अदर चेंज हो। सारे में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 955 था और अदर इनकम 9.11 थी, जो कि सेम है। यानी कि इसमें कोई कंसोलिडेटेड या स्टैंड अलोन वाला सीन नहीं है कि हमको 2 अलग रिपोर्ट दिखे। अब हम आते हैं, जब IPO स्क्रीनिंग करते हैं ना, तो जो करंट रिजल्ट यहाँ पे मौजूद रहता है उसकी स्क्रीनिंग करते हैं। और क्योंकि ये डिटेल्स, जैसा कि हम बोलते भी है कि डिटेल रिपोर्ट जो होती है ना, हम उसको देख के स्क्रीनिंग करते हैं। तो इसी वजह से IPO की जब स्क्रीनिंग करते हैं तो IPO में जो लेटेस्ट रिजल्ट दिखाते हैं उसके बेस पे स्क्रीनिंग की जाती है। और स्टॉक जो ऑलरेडी लिस्टेड है उसका लेटेस्ट रिजल्ट पे स्क्रीनिंग पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आपको रूल 3 हो सकता पता चल जाए, लेकिन रूल 2 का डिटेल्स ही नहीं मिलेगा। रूल 2 अगर पता चल जाए तो रूल 3 का नहीं मिलेगा। तो पॉसिबिलिटी यही है कि उसमें 100% सारे रूल्स की डिटेल्स नहीं मिलती है। इसीलिए जो डिटेल रिपोर्ट होती है उसको बेस बना के हम लोग काम करते हैं। तो सेम सीन हियर ऑल्सो, हम लोग यहाँ पे भी वही चीज पर अमल करेंगे, जो डिटेल रिपोर्ट होगी उस पर अमल करके कैलकुलेशंस करेंगे। तो हम पहले रूल 2 के लिए कैलकुलेशन कर लेते कि रूल 2 में जो नॉन परमिसिबल इनकम आउट ऑफ टोटल इनकम कितनी है। तो हम रूल 2 देखेंगे। यहाँ पे हमारे पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जो है, इसकी वैल्यू जो है यहाँ पे दी हुई रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की, ये 955.18 है। ये वैल्यूज लाख में है, ठीक है, यहाँ पे अवेलेबल रहेगा इस बेस पे दिया है इसमें। तो हम इसको नोट करेंगे, किसको करेंगे, लेकिन हम टोटल इनकम को करेंगे। तो टोटल इनकम हमारे पास 964 है, ठीक है। टोटल इनकम लिख दिया हमने 964.29, पूरी वैल्यूज ले लेंगे। उसके बाद अब हम जाते हैं, अभी आप कुछ लाइंस छोड़ दें वहां पे और थर्ड रूल के कैलकुलेशंस पे आ जाते हैं हम लोग, क्योंकि ये डिटेल रिपोर्ट नीचे है। तो अभी मैं वापस वहां जाऊंगा फिर ऊपर आऊंगा, तो उससे अच्छा एक ही साथ सब हम लोग यहाँ पे जो क्या बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट का जो स्टेटमेंट है इसको एक साथ पढ़ते हुए फिर आगे बढ़े। तो अभी रूल 2 में हमने क्या कर लिया, लिख लिया इसमें टोटल इनकम लिख दिया। अभी हम उसमें से नॉन परमिसिबल इनकम अलग से लिख लेंगे और उसका जो कैलकुलेशन आएगा वो मैं बता दूंगा इंशाल्लाह।
उसके बाद जो रूल 3 हम लोग नोट करेंगे, जिसमें हम लोग बोरोइंग कैलकुलेट करेंगे कंपनी की कितनी है। तो रूल 3 को जो कैलकुलेशन है, इंटरेस्ट बेरिंग डेट जिसको बोला जाता है, तो उसमें इंटरेस्ट बेरिंग डेट में ना एक लीज लाइबिलिटीज का टर्म भी आपको यहाँ पे शो करेगा। जो इसका इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज का कॉलम जो रहता है ना, ये वाला, ये सेक्शन में आपको लीज लाइबिलिटी भी टर्म एक आता है, वो भी शो करेगा, जो फिलहाल अभी यहाँ पे नहीं है, तो उसको भी कंसिडर करना होता है बोरोइंग के केस में। ठीक है, अगर वो इंटरेस्ट बेरिंग है तो। ये इंटरेस्ट बेरिंग है कि नहीं वो हम लोग नोट्स में पढ़ लेंगे। आप यहाँ देख रहे हैं ना, एनेक्शर नंबर दिया है, ये नोट एक्चुअली नोट नंबर होता है, नोट नंबर 7, नोट नंबर 8। तो ये नोट्स में ही सारी डिटेल्स होती है, जिससे हमें पता चलता है कि कंपनी को जो इनकम आ रही है, रेवेन्यू आ रही है, वो कहाँ से आ रही है, अदर इनकम कहाँ से आ रही है, और जो इसका डेट है वो कैसा डेट है, ये सारी डिटेल्स वहां पे पता चलती है। तो अब हम रूल 2 के कैलकुलेशंस में हम देखेंगे यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स जो है कंपनी के पास 1771.29। एक तो ये हो गई टोटल बोरोइंग, हम लोग ले लेते हैं 1771.29। इसको ऐड करेंगे, यहाँ पे अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज है, इसकी वैल्यू नहीं लेना है, फिर भी हम नोट्स पढ़ लेंगे क्या है ये, और लॉन्ग टर्म प्रोविजन नहीं कंसिडर करना है यहाँ पे। फिर शॉर्ट टर्म बोरोइंग पे आते हैं हम, तो यहाँ देखेंगे 634.12 लाख का इसके पास शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, तो इसको भी हम लोग नोट कर लेंगे 634.12। उसके बाद ट्रेड पेबल्स है, फिर अदर करंट लाइबिलिटीज है, और शॉर्ट टर्म प्रोविजन। तो हम लोग नोट नंबर 7 और नोट नंबर 10 को चेक करेंगे, और एक नजर इस पे भी लगा देंगे नोट नंबर 8 पर, और अदर करंट लाइबिलिटीज जो है इस पे भी एक नजर घुमा लेंगे, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे टर्म्स है जो वहां पे भी मौजूद होते हैं अदर करंट लाइबिलिटीज। तो ये तो रूल 2 के लिए कैलकुलेशन हो गया। अब इसको जो हम लोग डिवाइड करते हैं टोटल एसेट्स से करते हैं, तो टोटल एसेट्स भी हम साइड में कहीं लिख ले, क्योंकि ये हमको रूल नंबर 4 के लिए भी यूज होगा। तो टोटल एसेट्स में लिख लेता हूँ अपना, टोटल एसेट्स जो है ये यहाँ पे मौजूद है, और सेम एसेट्स इक्वल टू इक्विटी प्लस लाइबिलिटीज होता है। तो आपको ये बैलेंस शीट बैलेंस करने के लिए बनाई जाती है, यहाँ पे जो वैल्यूज रहेगी वही यहाँ पे रहेगी, लेकिन अक्सर देखा गया है कि कुछ कुछ ऐसी कंपनीज होती है जिसकी दोनों वैल्यूज में बहुत फर्क भी देखा गया, लेकिन ये ऐसी कंपनी होती है जो एक तो यार आइदर पेनी स्टॉक होगा वो, जिसकी वैल्यू जो होगी, प्राइस जो होगी मार्केट में कुछ पॉइंट्स में ही होगी खाली, जैसे 0.5 हो गया, 0.3 हो गया, या फिर बहुत हो गया 1 पॉइंट समथिंग। ऐसे स्टॉक्स का देखा गया है कि इनका जो बैलेंस शीट है वो बैलेंस नहीं रहती है, और वो बेसिकली नॉन कंप्लाइंट ही होती है, अक्सर कैलकुलेशन में फेल हो जाती है। तो हम लोग आगे जब बढ़ेंगे तो टोटल एसेट्स अभी कैलकुलेट नोट करना था ना, तो टोटल एसेट्स नोट करेंगे जो कि 8332.09 है। तो मैं यहाँ पे लिख लिया 8332.09। ये हमारा हो गया रूल 3 के लिए जो हमको जरूरत थी वो कैलकुलेट कर ली, मतलब नोट कर लिया। अब हम रूल नंबर 4 के लिए जो जो वैल्यूज लगती है हमको वो देखेंगे। कुछ लाइन छोड़कर आप रूल 4 को लिखना चालू करें, बताता हूँ क्या क्या लिखना है इसमें। तो रूल 4 का जो कैलकुलेशन था, जो रूल था, वो इलिक्विड एसेट्स टू टोटल एसेट्स की वैल्यू थी। उसमें हम इलिक्विड एसेट्स में क्या क्या आता है, हम जब एसेट्स वाले कॉलम में आएंगे, यहाँ पे एक नॉन करंट एसेट्स होता है और एक करंट एसेट्स होता है। तो हमको इसमें से क्या क्या वैल्यू कंसिडर करनी है नॉन करंट एसेट्स में, सॉरी इलिक्विड एसेट्स के लिए, वो मैं बता देता हूँ। एक तो होता है फिक्स्ड एसेट्स। तो फिक्स्ड एसेट्स में आ जाता है कंपनी का प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये वाला जो टर्म है ये आ जाएगा। आप एप्लीकेशन को ओपन करेंगे ना, तो रूल नंबर 4 कोई भी स्टॉक को ओपन करके या फिर रूल्स पे जाके देखेंगे, कोई स्टॉक को ही ओपन कर देंगे तो उसमें रूल नंबर 4 पे जब क्लिक करेंगे तो डिटेल में दिया रहता है कि हम लोग क्या क्या लेते हैं। तो अभी हम यहाँ पे ले रहे हैं प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट्स। यहाँ पे इंटेंजिबल एसेट्स भी दिया है, लेकिन इसको अलग से कैलकुलेट करते हैं। आता सेम ही है, लेकिन उसको एक अलग वैल्यू है बस। तो अभी हम फिलहाल पीपीई यानी प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट लेते हैं, जो कि हमारा है 1625.13। उसके बाद हमारे पास कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है, जिसको हम लोग CWIP बोलते हैं। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, करंट वर्क इन प्रोग्रेस इसको बोला जाता है। तो ये है 216.26।
मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको और आसानी से दिखे। तो ये 216.26 वैल्यू मैंने ले लिया CWIP। ओके, हमने क्या क्या लिया, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ले लिया और हमने कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस ले लिया। ये हो गया हमारा फिक्स्ड एसेट्स। ओके, इसको हम लिख लेंगे फिक्स्ड एसेट्स के कॉलम में। उसके बाद हम लेंगे इंटेंजिबल, गुडविल एंड इंटेंजिबल एक्चुअली है जो हम लेते हैं एक साथ, लेकिन आप नोट भी ऐसी करें गुडविल एंड इंटेंजिबल, बट यहाँ पे गुडविल कहीं नहीं दिखेगा आपको, सिर्फ इंटेंजिबल है। तो हम गुडविल एंड इंटेंजिबल एसेट्स को कैलकुलेट करते हैं। ये जो है हमारी वैल्यू इसकी है 0.11, ठीक है, ये वैल्यू है। उसके बाद हम जो लेते हैं वो इन्वेंट्रीज होता है। इन्वेंट्रीज की जो वैल्यू है यहाँ पे वो 2282.65 है। तो हम इसके लिए भी एक अलग कॉलम बना देते हैं, इन्वेंटरीज को ले लेंगे 2282.65। अब हम जाते हैं कैलकुलेशन करने। इसके कैलकुलेशन करते वक्त हम जैसा मैंने बताया था, यहाँ सर्च बार में जाके अदर इनकम से ही सर्च करेंगे तो हमको डिटेल्स मिल जाएगी। एक चीज और दिखा देता हूं आपको, इसका कैश फ्लो स्टेटमेंट है, तो ये यहाँ का अभी यूज नहीं है फिलहाल, हमको इसका यूज नहीं करना है। तो कंपनी का एक जनरल इन्फॉर्मेशन बताने का था मुझे। तो ये कैश फ्लो जो स्टेटमेंट है ना, सबसे पहले बैलेंस शीट रहती है, बैलेंस शीट के बाद प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट रहता है, इसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट रहता है। और कैश फ्लो के बाद नीचे ही ना अक्सर कंपनीज अपने बारे में इंफॉर्मेशन दे देती कि करती क्या है बेसिकली, और पहले क्या नाम था उसका, बाद में क्या नाम हो गया, ये सब डिटेल्स इसमें रहती है अक्सर। तो हम अब चलेंगे अपना जो इनकम का कैलकुलेशन है वो करना, ठीक है। डिटेल्स नोट नंबर जो था उसका 25 था, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे जब कैलकुलेशन करना है रूल 2 की, अब हम वापस रूल 2 पे आ जाए। रूल 4 के बारे में, रूल 5 के बारे में बाद में बताता हूँ, ठीक है। उसमें मार्केट कैप कैलकुलेट करना है ना, उसके बारे में बाद में बताता हूँ। तो हम रूल नंबर 2 का कैलकुलेशन करेंगे। रूल नंबर 1 तो हमने पहले वो चित्तौड़गढ़ वेबसाइट पे जो मैंने बताया था वहां पे पढ़ के हमने ले लिया था। और ज्यादा डिटेल्स में जानना रहता है अगर किसी को, तो मतलब और इन्फॉर्मेशन लेना है कंपनी के बारे में, तो यहाँ पे देखिए वेबसाइट है कंपनी की, ये यही वेबसाइट, ये जो चित्तौड़गढ़ वेबसाइट जो है ना, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो ये अगर कंपनी आ रही है, IPO आ रहा है सॉरी, और उसका रजिस्ट्रार कौन है, इवन ये भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा, bigshareonline.com। बिग शेयर ऑनलाइन जो है, बिग शेयर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, इसका रजिस्ट्रार है। जैसे लिंक इन टाइम होता है या केफिन टेक होता है, जब हम लोग IPO अक्सर मेन बोर्ड IPO करते हैं और जिसको अलॉट होता है तो वो लिंक इन टाइम पे जाकर देखते हैं, तो वही ये रजिस्ट्रार, इसका ये रजिस्ट्रार है KC का। तो हम और डिटेल में अगर बिजनेस जानना है तो यहाँ पे इसकी वेबसाइट पे जाके भी कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन क्या है, क्या करती है, ये सब यहाँ पे अबाउट अस में आपको दिख जाएगा। तो हमने ऑलरेडी देख चुका है कंपनी करती क्या, लेकिन किसी और को और डिटेल्स में देखना है, उसका विजन क्या है, मिशन क्या है, ये सारी डिटेल्स उनकी वेबसाइट पर दिख जाती है। और आगे की फिर डिटेल्स हम देखते हैं, क्योंकि ये एक ऑलरेडी देख चुका है हमने सॉरी चित्तौड़गढ़ में। तो हम आते हैं रूल 2 के कैलकुलेशन में। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो डिटेल्स ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एज रीस्टेटेड, मतलब ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का डिटेल्स में ब्रेक डाउन किया है यहाँ पे। इसका डिटेल्स कंपनी ने दिया है, इनकम फ्रॉम EPC जो मैंने बताया था, एनर्जी समथिंग करके था, यहाँ पे मौजूद है चीज। ओके, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। ओके, तो ये इसका इनकम यहाँ से है, और इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस इनकम,
तो ये इनकम इसका दुरुस्त है जो एज पर डिटेल्स दिया है। उसके बाद हम आते हैं अदर इनकम की डिटेल्स पे। तो अदर इनकम की जब डिटेल्स देखेंगे हम, डिटेल ऑफ अदर इनकम, यहाँ पे हमको देखेगा कि यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया कंपनी ने, इंटरेस्ट इनकम ऑन एफडी। तो कंपनी ने कहीं पे फिक्स डिपॉजिट करके रखा है तो उससे उनको इंटरेस्ट इनकम आ रहा है। ओके, तो हम इसको नोट कर लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे इंटरेस्ट इनकम। रूल 2 में मैंने आपको बोला था कुछ लाइंस छोड़ देना वहां पे लिखने के लिए। तो इंटरेस्ट इनकम इसका 8.49 है। तो ये तो एक गैर शरई इनकम है। इसके बाद बाकी कुछ इनकम नहीं है दो में, लेकिन लास्ट वाले में जो दिया है इनकम फ्रॉम गारंटीड इंश्योरेंस प्लान। अब इंश्योरेंस प्लान इन्होंने कुछ किया होगा, उससे जो इनकम आ रही है उसके बारे में इन्होंने लिखा हुआ है। तो वो दिया है 0.62। मैं इंश्योरेंस प्लान करके लिखता हूँ यहाँ पे, जो है 0.62। अब इसका जब हम कैलकुलेशन करेंगे 8.49 प्लस 0.62, हम अपने कैलकुलेटर को ओपन कर लेंगे। 8.49 प्लस 0.62 ये होता है 9.11। इसको हम डिवाइड करेंगे 964.29 से, इसकी जो वैल्यू आएगी 964.29%। ओके, आगे परसेंट लगा देंगे कैलकुलेटर में, या फिर जो जो भी वैल्यूज है उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे हम, ताकि हमको एक परसेंटेज मिल जाए। तो यहाँ पे आ रहा है 0.95, 0.95, 9447 है, तो उसको मैं राउंड फिगर में 95% कर देता हूँ। ठीक है, यानी अप्रोक्सीमेटली 1% इसका नॉन शरी इनकम है। ये तो हो गया गैर शरी इनकम निकालने का तरीका। अब हम आते हैं, एक मिनट, अब हम आते हैं रूल नंबर 3 के कैलकुलेशन में, जिसमें इंटरेस्ट बेरिंग डेट और बोरोइंग का, सॉरी, इंटरेस्ट बेरिंग डेट को डिवाइड करना था टोटल एसेट से और उसका परसेंटेज निकालना था। लेकिन हम ऊपर जाके इसका नोट्स देखेंगे जहाँ पे इसने बोरोइंग की डिटेल्स दिया था। तो हम थोड़ा पीछे आ जाते हैं कि इसने कौन से नोट नंबर पे दिया था। वो नोट नंबर था 7। ठीक है, नोट नंबर 7 में हम आते हैं। अभी ये नोट नंबर है 25। तो नोट नंबर 7 काफी ऊपर होगा। नोट नंबर 7 में हम आए ना, तो यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मैं फिलहाल उसमें ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे बाकी डिटेल्स में अगर देखना है तो। यहाँ पे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगे, सब डिटेल्स यहाँ पे दी रहती है। तो हम यहाँ पे एक नजर घुमा के देख लेंगे कि कंपनी ने जो बोरिंग लिया है वो कहाँ से लिया है। तो बैंक से लिया है, और अदर करके एक इन्फॉर्मेशन दिया है, यहाँ से लिया है। फिर व्हीकल लोन भी है इसके पास, अनसिक्योर्ड लोन है, और लोन फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज, और डायरेक्टर से लिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद ओके, लोन फ्रॉम डायरेक्टर्स आर इंटरेस्ट फ्री। ये वर्ड आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरेस्ट फ्री एंड एक्सपेक्टेड टू रीपेबल आफ्टर 12 मंथ्स फ्रॉम रिपोर्टिंग डेट। 12 महीने के अंदर इसको रीपे करना है। ठीक है, तो अब हम जब कैलकुलेट करेंगे, हमने जब पहले लिया था 1771.29, यहाँ पे वैल्यू ली थी, इसको हम इस 307 जो है यहाँ पे, इसको निकाल देंगे। क्योंकि ये इंटरेस्ट फ्री है, यहाँ पे इसने लिख दिया है, तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक वैल्यू और ऐड कर देते हैं, जो माइनस, यहाँ पे इंटरेस्ट फ्री लिख देता हूँ मैं। इंटरेस्ट फ्री जो है वो है 307.50। ठीक है, अब 1771 ये इसका टोटल बोरोइंग था। ये नोट नंबर 7 का है। ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। उसके बाद हम आते हैं नीचे देखेंगे ना, तो यहाँ पे बैंक से जो लिया है वो सब डिटेल्स दिया है, इसमें कितना परसेंट इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये सब डिटेल्स है इसके अंदर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। उसमें ये डिटेल्स खत्म होने के बाद नोट नंबर 8 होगा। नोट नंबर 8 का भी डिटेल्स देख लेते क्या था। ओके, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये
हमारे कंसिडरेशन के लिए नहीं है, कंसिडर नहीं करना है हमें से। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है शॉर्ट टर्म बोरिंग, जो हमारा नोट नंबर 10 में था। ठीक है, तो यहाँ पे भी दिया है फ्रॉम बैंक्स, उसके बाद फ्रॉम बैंक्स, और ये करंट मैच्योरिटीज है, लॉन्ग टर्म डेट जो ऊपर हमने देखा था नोट नंबर 7 था, उससे रिलेटेड है। ये 499 है। तो यहाँ पे एक स्टार मार्क किया है, इसको भी हम देख लेते क्या लिखा है। ये लेटर ऑफ क्रेडिट इज सेक्योर्ड अगेंस्ट प्रॉपर्टी एंड एसेट्स। ओके, ठीक है, ये हमारे लिए वैल्यूएबल नहीं था। तो हम देख रहे थे शॉर्ट टर्म बोरिंग जो है 634.12 इसकी वैल्यू है। इसको हमने ऑलरेडी नोट करके रखा है। उसके बाद है ट्रेड पेबल्स और फिर करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज में अक्सर कुछ कुछ वैल्यूज ऐसी आ जाती है जो बोरिंग में, जैसे अभी ये टर्म यूज किया ना, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, तो ये अक्सर कभी कभी यहाँ पे करंट लाइबिलिटीज में भी नोट्स में आ जाती है। तो फिलहाल यहाँ पे नहीं है, तो हमें इसको भी देखने की जरूरत नहीं है। तो अब हम आते हैं कैलकुलेट करने के ऊपर, कैलकुलेशंस करने के ऊपर, क्योंकि हमारा बोरिंग्स के लिए जो जो चीजें लेना था हमने वो ले चुकी ऑलरेडी। तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे 1771.29 जो कि लॉन्ग टर्म डेट था हमारा। उसको हम माइनस करेंगे क्योंकि उसमें एक इंटरेस्ट फ्री भी था 307.50, और शॉर्ट टर्म डेट जो था हमारा 634.12। तो ये टोटल होता है हमारा 2097.91। मैं एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लेता हूँ। 1771.29, 307.5 को माइनस किया और 634.12 को ऐड किया, तो ये 20197 इसकी वैल्यू आ रही है, 2097.91। इसको हम डिवाइड करेंगे 8332.09 जो कि हमारा टोटल एसेट्स था, और इसका जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, जो कि वैल्यू आ रही है 25.178 है। तो मैं उसको 18 राउंड फिगर में कंसिडर कर लेता, 25.18%। तो ये हमारा रूल 2 हो गया, सॉरी रूल 3 का कैलकुलेशन हो गया। तो हमारा जो रूल 3 के कैलकुलेशन में इसका डेट का जो परसेंटेज आया है वो आया है 25.18%। ओके, तो ये बिलो 33% है, तो ये उसमें भी पास हो गया। इसके बाद रूल नंबर 4 में हम आते हैं। रूल नंबर 4 में हमने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कैलकुलेट किया था, जो कि 1625.13 था। अभी मैं ये जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ना, इसको नहीं यूज कर रहा हूँ मैं फिलहाल। अपने बुक में मैं आपको बोला भी था जो शुरू में, जैसा कि आप एक बुक और पेन ले ले तो वहां पे नोट करते जैसा चीज, तो मैं वहां से ही कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो मैंने 1625.13 जो हमारा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट था उसको लिया, फिर करंट वर्क इन प्रोग्रेस को मैं लूंगा 216.26। उसके बाद मैं गुडविल एंड इंटेंजिबल एसेट्स को लूंगा, जो कि मेरा था 0.11, 0.11। और उसके बाद मैं लूंगा इन्वेंट्रीज को, जो कि है 2282.65। तो मैंने क्या क्या लिया, 162.513, 216.26, 0.11 और 2282.65। इसकी टोटल जो वैल्यू आ रही है वो है 4124.15। अब इसका जब मैं कैलकुलेशन करूंगा, इसको मैं क्या करूंगा, डिवाइड बाय टोटल एसेट्स। मैंने बोला था ना, एक जगह लिख लेना, दोनों जगह काम में आएगा। तो टोटल एसेट से मैं जब डिवाइड करूंगा वो होगा 8332.09 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ। इसकी वैल्यू जो आएगी उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 100 से। ठीक है, जो मेरी 4124.15 रूल नंबर 4 की कैलकुलेशन में इलिक्विड एसेट्स आई है, उसको मैं डिवाइड करूंगा टोटल एसेट से, जो कि 8332.09 है। इसका जो आंसर आएगा उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 100 से, जो कि होता है 49.497 है। तो मैं उसको राउंड फिगर में 50 कंसिडर कर लेता हूँ। जस्ट कंसिडर कर रहा हूँ मैं, आप एक्चुअल वैल्यू ही ले राउंड फिगर करने के लिए, ताकि 2 डिजिट में वैल्यू रहे, उसके लिए कर रहा हूँ। तो 49.49% इसकी इलिक्विड एसेट्स की वैल्यू आ जाती है, जो कि मोर देन 20% है। और हमारा रूल नंबर 4, जो कि मैंने पहले भी बताया था आपको, कि वो यही कहता है कि मोर देन 20% होना चाहिए। तो ये तो हो गई हमारी 4 रूल की बात। अब बचता है एक लास्ट रूल, जिसका नाम है मतलब जिसमें कैलकुलेशंस होते हैं वो नेट लिक्विड एसेट्स का होता है, और उसको हम लोग कंपेयर करते हैं मार्केट कैप से। अब हम मार्केट कैप कैसे निकालते हैं, पहले तो ये कैलकुलेट करना है। ओके,
मार्केट कैप, तो मार्केट कैप का जो फॉर्मूला है ना, वो टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स से आउटस्टैंडिंग शेयर्स जो टोटल है उसको मल्टीप्लाई करेंगे जो प्राइस पे ये आईपीओ लॉन्च हो रहे हैं, ठीक है। तो आईपीओ प्राइस लिख देते हैं यहाँ पे ना बुक में, ये उसकी वैल्यू है, सॉरी ये इसका फॉर्मूला है मार्केट कैप का। तो हम अब ये आरएचपी में ही जाएंगे। आरएचपी में हमको एक तो मैंने आईपीओ का प्राइस आपको बताया था, इसको मैं बता देता हूँ। आईपीओ का प्राइस मैंने बताया था कहाँ दिखता है, यहाँ पे ऊपर जब चित्तौड़गढ़ वेबसाइट में जाएंगे ना, तो यहाँ पे इसका प्राइस दिख रहा है 51 से 54 की रेंज में, ठीक है। हम 54 ले लेंगे आईपीओ की प्राइस को, और मार्केट कैप निकालना है ना हमें, तो आउटस्टैंडिंग शेयर्स हमको चाहिए। तो हम यहाँ पे सर्च करेंगे आउटस्टैंडिंग आफ्टर, ये वर्ड यूज करेंगे, ये दो वर्ड का यूज करेंगे ना, तो हमको एक वैल्यू मिलेगी जो कि अभी यहाँ पे फिलहाल मौजूद नहीं है, वो नील है, ठीक है। हम चित्तौड़गढ़ में आएंगे, यहाँ पे हम अगर देखें तो पोस्ट इशू और प्री इशू इसमें दिया है, ठीक है। यहाँ प्री इशू देखेंगे तो हमको दिख रहा है 80100000, सेम यहाँ पे भी 80100000, लेकिन पोस्ट इशू यहाँ पे यानी आफ्टर इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग आफ्टर द इशू, जब इशू ये लिस्ट हो जाएगा उसमें कितना रहेगा वो नहीं दिया इसमें, तो हम इस वैल्यू को कंसिडर कर लेंगे पोस्ट इशू वैल्यू, ठीक है। तो इसकी वैल्यू है, मार्केट कैप निकाल लेना, मार्केट कैप इसमें आएगा 109600000। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे आईपीओ प्राइस जो था 54 रुपीज से, यहाँ पे जो ये वैल्यू है ना, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा 109600000 इंटू 54, वो होगा 591840000। 591840000, ठीक है, 1000 लाख, ओके। और अक्सर यहाँ पे भी मार्केट कैप चित्तौड़गढ़ में भी दिया रहता है ऑलरेडी, लेकिन ये हमने कैलकुलेट करके देख लिया, फिलहाल इसका तो नहीं है, नहीं तो ये की परफॉर्मेंस इंडिकेटर में आई थिंक रहता है अवेलेबल, ओके। तो ये हमारा मार्केट कैप, इसका कैलकुलेशन कर रहे थे हम, मार्केट कैप का कैलकुलेशन होगा। अब मार्केट कैप किससे ज्यादा रहना चाहिए, वो जो वैल्यू है रूल नंबर 5 की, वो होना चाहिए इलिक्विड सॉरी लिक्विड एसेट्स जो है, नेट लिक्विड एसेट्स, उससे ज्यादा होना चाहिए। अब हम नेट लिक्विड एसेट्स कैसे निकालेंगे? नेट लिक्विड एसेट्स निकालने का फॉर्मूला जो है वो आप एप्लीकेशन में चेक करेंगे, ऑलरेडी एप्लीकेशन में रूल नंबर 5 पे अगर क्लिक करेंगे तो वहां पे अभी भी आप अगर चेक कर सकते हैं तो देख ले। नेट लिक्विड एसेट्स का निकालने का जो फॉर्मूला है, मैं साथ ही साथ लिख भी देता हूँ बुक में, वो है टोटल एसेट्स जो हमारा होता है, टोटल एसेट्स, उसको हम माइनस करेंगे टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स से और इन्वेंट्री से और लाइबिलिटीज से, ठीक है। टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, इन शॉर्ट फिक्स्ड एसेट्स जो है उससे, उसके बाद फिर माइनस करेंगे इन्वेंट्री से, उसके बाद माइनस करेंगे लाइबिलिटीज को। ओके, मैंने एक चीज बताना भूल गया, लाइबिलिटीज कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। हम लोग ये रूल पे आए तो ये भी बता दूंगा इंशाल्लाह, क्योंकि ये बैलेंस शीट का ही पार्ट था लेकिन जहन से निकल गया उस टाइम पे, तो अभी मैं बता देता हूँ आगे। तो हमारे पास टोटल एसेट्स की वैल्यू ऑलरेडी अवेलेबल है, हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जब सर्च करेंगे हमारे पास टोटल एसेट्स ऑलरेडी अवेलेबल है, ये टोटल एसेट्स है, ठीक है। 8332 हम नेट लिक्विड एसेट्स निकाले ना, तो 8332.09 माइनस हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स कितना था, हमने पहले कैलकुलेट किया था, जो कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट था और ये कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। तो हम ये दोनों वैल्यू लेंगे, इसको माइनस करेंगे 1625 सॉरी 1625.13 और उसके बाद एक और माइनस का साइन लगा के हम यहाँ पे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस को माइनस करेंगे यहाँ पे, जो कि है
6.26। उसके बाद जो हमको लेना है इन्वेंट्रीज लेना है, ठीक है। इन्वेंट्रीज में आएगा हमारा ये वाला पार्ट जो कि है 2282.65। उसके बाद जो लास्ट टर्म है लाइबिलिटीज। अब लाइबिलिटीज कैसे निकालना है वो बता देता हूँ। लाइबिलिटीज निकालना सिंपल है। अगर यहाँ पे नॉन करंट लाइबिलिटीज का टोटल दिया और करंट लाइबिलिटीज का टोटल दिया तो दोनों को कैलकुलेट कर देना है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे वो चीज मौजूद नहीं है। तो हम टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज को कंसिडर करेंगे, उसको माइनस करेंगे इक्विटी से। तो इक्विटी हमारा यहाँ पे मौजूद है, ओके। तो लाइबिलिटीज हम देख लेते कैसे निकालते हैं। लाइबिलिटीज इक्वल्स टू टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज माइनस टोटल इक्विटी। अगर यहाँ पे ऑलरेडी नॉन करंट और करंट की वैल्यू होती तो हम उसको कैलकुलेट कर लेते। तो फॉर्मूले में आप ये भी लिख सकते हैं कि नॉन करंट लाइबिलिटीज प्लस करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मौजूद नहीं है, इसके लिए नहीं लेंगे। लेकिन आप थोड़ा बड़ा प्रोसेस करना चाहेंगे चाहते हैं अगर, तो ये सारी वैल्यूज को, ये 3 यहाँ पे हो गई और 5 यहाँ पे हो गई, 1 2 3 4 5 5 3 8 वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको लाइबिलिटीज मिल जाएगी। लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट तरीका यूज कर लेते हैं जो कि ये है और ये, ठीक है। तो हम यहाँ पे लाइबिलिटीज जो हमारा आएगा वो होगा 8332.09 माइनस 25 माइनस 2287.08, ठीक है। इसको हम लेते हैं 8332.09 माइनस 25 माइनस 2287.08। जो वैल्यू आएगी ये होगी 6020.01। तो हम ऊपर जब नेट लिक्विडिटी कैलकुलेट कर रहे थे तो वहां पे 6020.01 कंसिडर कर ले। तो ये जो हमारा आंसर आएगा नेट लिक्विडिटी का ये होगा 8332.09 माइनस 1625.13 माइनस 216.26 माइनस 2282.65 और उसके बाद माइनस 6020.01। तो ये जो वैल्यू आएगी हमारी जो होगी ये माइनस 1811.96। ये इसकी नेट लिक्विडिटी है, ओके। इसकी नेट लिक्विडिटी जो आ रही है वो निगेटिव में आ रही है। अब इसको जब हम मार्केट कैप से कंपेयर करेंगे तो हमारा मार्केट कैप क्या निकला था 591,840,000। तो माइनस 1811.96 इज लेस देन 591,840,000। ओके, एक चीज मैं बताना भूल गया कि ये 840 मार्केट कैप जो आया है ना ये रुपीज में, तो इसको हमको लाख में कन्वर्ट करना होगा। सॉरी, ये बताना भूल गया क्योंकि ये जो प्राइस हमने लिया था ना ये रुपीज में था, ओके। और ये शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू कितना, ये सब वैल्यूज जो है ना ये सब रुपीज में कैलकुलेट की गई है। तो इसको लाख में कन्वर्ट करने के लिए हमको डिवाइड बाय 1 लाख करना पड़ेगा। तो हमारे पास जो मार्केट कैप है ना वो 591.840 है एक्चुअल में। लास्ट के 4 जीरो हटा के 4 से पहले एक पॉइंट लगा दे तो इंशाल्लाह वही करेक्ट वैल्यू रहेगी, ठीक है। तो लाइबिलिटीज हमारा जो आ रहा है माइनस 1811.96 और ये लेस है 591.840 से, एक्चुअली 1 से भी लेस है। तो ये हमारा रूल नंबर 5 में पास हो जाता है स्टॉक। तो इस तरीके से हम कैलकुलेशन करके हमारा जो पांचों रूल का क्राइटेरिया है उसको कैलकुलेट करके पता कर सकते हैं कि कोई भी अपकमिंग आईपीओ या फिर कोई भी स्टॉक का मार्केट कैप अगर ऑलरेडी लिस्टेड है तो इसका पता करना बहुत आसान है। आप स्क्रीनर पर भी देख सकते हैं या फिर ऑलरेडी बहुत सारी वेबसाइट है, स्क्रीनर है, उसके बाद टिकर टेप है, बहुत सारी वेबसाइट्स है जहाँ पे आपको इवन एनएससी और बीएससी की वेबसाइट पे भी आपको पता चल जाएगा कि कितने उसकी मार्केट कैप है। तो रूल नंबर 5 कैलकुलेट करने के लिए आपको ऑलरेडी अगर लिस्टेड स्टॉक है तो उससे ज्यादा तकलीफ का काम नहीं है। तो ये था आईपीओ का कैलकुलेशन का तरीका जो हमने अभी शेयर किया। और
मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आपने बुक में सारी चीजें लिखी होंगी और इसको कैलकुलेट करके देखा होगा। और अगर आपको नहीं समझ में आया होगा कि इसको कैलकुलेट कैसे करना है, तो आप दोबारा इस वीडियो को, जब ये लिस्ट हो जाएगी यूट्यूब पे अवेलेबल होगी, तो आप वीडियो को दोबारा देख लो। कोई ज्यादा हार्ड तरीका नहीं है, मैंने एकदम सिंपल तरीके से जो मैं करता हूँ और जिस पर अमल उसी तरीके से बताया हूँ। ये अदर इनकम से सर्च करने का तरीका मेरे को बहुत ही आसान लगा अब तक का, और इसी तरीके से मैं पर्सनली अगर मैं करता हूँ तो इसी तरीके से करता हूँ स्क्रीनिंग। तो ये था स्क्रीनिंग का तरीका। उसके बाद जो 2 रूल्स, ये 5 रूल के अलावा जो 2 रूल मैंने और बताए, जो देखना है हमें, एक तो एजीएम में मीटिंग अटेंड करना है। अगर नहीं अटेंड कर सकते हैं तो ईमेल के जरिए उनको हम इंटीमेट कर दें कि भाई हमारी तरफ से हम इसके खिलाफ खड़े हैं। एक तो ये था, और दूसरा प्यूरिफिकेशन वाला। प्यूरिफिकेशन की चीज को भी ना भूलें, क्योंकि ये भी करना जरूरी है। और ये थे सारे हमारे रूल्स। तो समीर भाई, जी भाई। तो अब अगर किसी को कुछ क्वेश्चंस है तो ले लेते थोड़े से। जी और जी जी किसी को भाई। अगर कुछ सवाल है तो हैंड रेस कर लें। मोहम्मद सुहेल साहब, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। जनाब, ये प्योरिफिकेशन का एक बार बता दीजिएगा, क्या किस परसेंट से प्योरिफिकेशन करना होता है? अगर एप्लीकेशन हमारे पास में नहीं है तो परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, किस परसेंटेज से हमें प्योरीफाई करना है, डिविडेंड या फिर अभी मैंने आपको जैसे बताया ना, रूल नंबर 2 कैलकुलेट किया मैंने। हम्म तो रूल नंबर 2 में अभी हमारे पास करंटली जो अभी ये केसी का हम लोग जो देख रहे थे, केसी में रूल नंबर 2 हमने कैलकुलेट किया था, तो अप्रोक्सीमेटली 1% आया था। तो आपको मान लीजिए अगर 100 का प्रॉफिट होता है या फिर डिविडेंड आता है 100 रुपये, मैं 100 रुपये एक कॉमन एग्जांपल ले रहा ताकि कैलकुलेशन करना आसान हो। तो अगर 100 रुपीज का प्रॉफिट या फिर आपको डिविडेंड आता है, तो आपको 1% उसका निकालना है। तो मल्टीप्लाई बाय 1% करेंगे तो आपको 1 रुपया उसकी वैल्यू आएगी। ओके गुड, जज़ाक। तो यानी आपको रूल 2 से ही कैलकुलेशंस करना है, मल्टीप्लाई करके आपको निकाल लेनी वैल्यू, अगर आपके पास कैलकुलेटर अवेलेबल है। सिंपल है, ज्यादा टफ नहीं। जी भाई, और कोई सवाल? किसी भाई का कुछ सवाल है तो प्लीज हैंड रेस करें, क्योंकि स्टार्टिंग में हम सभी को म्यूट कर देते ताकि किसी की बैकग्राउंड आवाज ना आए, और बाकी सब साथी आराम से सुने, ताकि आसानी से सुनने मिल जाए उनको और समझ में आ जाए बात। तो इसीलिए आपको अगर कुछ भी सवालात हैं, कुछ भी कोई और सवाल करना है स्क्रीनिंग के ताल्लुक से जो भी बताया गया है, तो आप प्लीज हैंड रेस करें और इंशाल्लाह हम जी मोहम्मद का साजिद जवाब साहब। देने की कोशिश। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये आप तो बता रहे हैं बहुत आसान है, लेकिन बड़ा मुश्किल काम है ये सब। तो डाटा लेना ही सबसे बड़ा मुश्किल काम है ये तो। डाटा से मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? इतना जो आप डाटा ले रहे हैं तो उसमें तो दिमाग में कुछ रहेगा ही नहीं, तो कैसे हम लोग ले पाएंगे? अच्छा, एक बात ये इसीलिए तो मैंने आईपीओ का आप बोला कि बता रहे बुक और थे। पेन लेके बैठे हैं। वो इतना जल्दी इसलिए आप बोल रहे तो कहाँ बुक पेन में अटकेगा? वो तो थोड़ा सा लिखते थे, आप आगे बढ़ जाते तो होता ही नहीं था। फिर दोबारा देख लीजिए वीडियो को, नहीं इंशाल्लाह आ नहीं जाएगा। नहीं, मैं साजिद भाई, मैं आपके साथ साथ ही मैंने भी अपनी बुक्स में लिखा है, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, आप वो दोबारा वीडियो देख लें, इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगी बात। और ये तो आईपीओ का ना बता रहे थे, वो तो और जनरल जो स्टॉक वगैरह जो लेते हैं उसका, वो कहाँ से मिलेगा फिर? स्टॉक का डेटा आपको अगर रिपोर्ट अगर निकालना है ना, तो आप फॉर एग्जांपल स्क्रीनर की वेबसाइट पे जाएंगे। जी स्क्रीनर पे आप कोई भी स्टॉक, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, अंबुजा सीमेंट्स ही ले लेते हैं, तो अंबुजा सीमेंट्स के स्टॉक पे जाके वहां पे सर्च करके वहां पे बीएससी और एनएससी का सेक्शन है, तो बीएससी पे क्लिक करेंगे ना तो आपको वहां से एनुअल रिपोर्ट मिल जाएगी। इसका एक वो मैंने एक सबसे वीडियो नीचे जो बनाया था। रहता है, सबसे हाँ, नीचे जो नीचे भी एनुअल आपको, रिपोर्ट हाँ, एनुअल रिपोर्ट नीचे यहाँ पे स्क्रीनर पे भी मिल जाएगी। जी फाइनेंशियल ईयर 2023 करके लिखा रहेगा एनुअल रिपोर्ट में। जी करंट ईयर जो भी है उसका लिखा रहेगा। अगर जी उसने जी 2024 का सबमिट कर देगा तो वहाँ 2024 का आ जाएगा। और जी दूसरा, स्टॉक एक्सचेंज जो है ना, जितने बीएससी है या एनएससी, अगर एनएससी पे लिस्टेड है तो एनएससी पे भी मिल जाता है। कहाँ मिलता है इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था, याद होगा आपको, कि हम एनुअल रिपोर्ट कैसे देखें कंपनी की। तो वो वो तो उसमें नहीं लिंक देखा जो था है मैं। ना, अच्छा होगा ठीक है, उसमें यूट्यूब ना। पे अवेलेबल है वो वीडियो।
शॉर्ट वीडियो है, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं है। वहां से एनुअल रिपोर्ट की डेट कैसे निकालना है उसके बारे में लिखा है। तो उस वीडियो में देखेंगे ना, तो वहां पे बीएससी का भी है, एनएससी का भी। तो उसमें एक लिंक मिल जाएगा आपको, जहाँ पे आपको डेट भी दिख जाएगी, सॉरी एनुअल रिपोर्ट दिख जाएगा। तो एनुअल रिपोर्ट ओपन करेंगे ना, तो ये आरएचपी जो दिखा है ना मैंने, जैसा आईपीओ सिमिलर जी रहता है, ज्यादा कुछ नहीं रहता। सिर्फ आपको आउटस्टैंडिंग शेयर्स इसमें नहीं देखना है, क्योंकि मार्केट कैप आपका ऑलरेडी स्क्रीनर जैसी वेबसाइट आपको शो कर देती जी जी जज़ाकल्लाह। जी भाई, और कोई है या सेशन को एंड करें? मोहम्मद अंसारी साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। है। सर, जैसा कि आपने बताया कि एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से जो है स्क्रीनिंग की जाती है, राइट है सर? डिटेल रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट नहीं बोलेंगे, डिटेल रिपोर्ट। सर, थोड़ा समझने में फ़र्क हो रहा है। जैसे साल में एक मरतबा जो रिपोर्ट आती है कंपनी की, जी जी। तो उसके डाटा के बेस पर जो है स्क्रीनिंग की जाती है क्या? हम्म। तो क्वार्टरली जो रिजल्ट आते एक्चुअली हैं, हाँ, आप पूछिए फिर बताओ। तो जैसे मिसाल के तौर पर एक सीधे जहन से पूछ रहे हम, जैसे मिसाल के तौर पर 33% से कम जो है डेप्थ होना चाहिए। जी। तो अगर साल की रिपोर्ट के हिसाब से शुमार किया जाए और क्वार्टर में जो है डेप्थ में फर्क आ जाए, 33% के ऊपर चला जाए, ऐसा हो सकता है? ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, दोनों चांसेस है। तो स्क्रीनिंग सर साल के हिसाब से की जाती है क्या, साल की रिपोर्ट के हिसाब से? स्क्रीनिंग जो है ना, स्क्रीनिंग जो जी करना है मैंने अभी बताया ना, जैसा कि वो डिटेल रिपोर्ट से कैलकुलेट करना है। और क्योंकि हमको एक बेस बनाना है कोई एक रिपोर्ट को ना, तो जैसा अभी जो पांचों रूल्स है, ये पांचों रूल्स की डिटेल वैल्यू आपको एक ऐसी रिपोर्ट में ही मिलेगी जो एनुअल रिपोर्ट टाइप की हो। जैसे अभी मैंने ये आरएसपी दिखाया, आरएसपी में जी आपको क्वार्टरली रिजल्ट भी दिख रहा है, लेकिन उसको जी डिटेल में उसने डिस्क्राइब किया है, इसीलिए हमने उसको कंसिडर किया। अगर वो उसको डिस्क्राइब नहीं करता, डिटेल में नहीं देता, जैसे मिसाल के तौर पर अभी आप अंबुजा सीमेंट से ओपन करके देख ले उसकी क्वार्टरली रिपोर्ट, तो क्वार्टरली रिपोर्ट पे आपको ठीक है बोरोइंग दिख जाएगा, लेकिन आपको इनकम का सोर्स नहीं दिखेगा। सोर्स ऑफ इनकम क्या है उस कंपनी, अदर इनकम क्या आ रही है उसकी, उसको इंटरेस्ट कितना आ रहा है, उसको इंश्योरेंस से कितना आ रहा है। वो अगर मान लो शुगर कंपनी, तो अल्कोहल से उसके बिजनेस, अल्कोहल वो वाला अल्कोहल जो वो लीकर में यूज करता है या वाइन में यूज करता है, उससे उसको इनकम कितना आ रहा है, ये जानने के लिए हमको डिटेल रिपोर्ट लगेगी। और वो डिटेल रिपोर्ट में ही मिलेगा आपको कि इसका ब्रेकडाउन कहाँ से। तो सारी रिपोर्ट को सारे रूल्स को कैलकुलेट करने के लिए जो बेस बनाया गया है वो, अब उसको अगर आप एनुअल रिपोर्ट बोलेंगे तो एनुअल रिपोर्ट मान सकते हो उसको। अगर वो क्वार्टरली में शो कर दे, अच्छी बात है, क्वार्टरली में हम उसको कंसीडर कर ले। लेकिन क्वार्टरली या फिर जो हाफ ईयरली रिपोर्ट आती है ना, इसमें जैसा मैंने अभी बताया कि सारे रूल्स का डिटेल्स नहीं मिल पाएगा आपको। इवन आपको जो बोरोइंग है ना, कंपनी को जो बोरोइंग उसका अगर मान ले 50% हो जाता है, तो बोरोइंग कहाँ से आया उसकी डिटेल्स मिलना थोड़ा मुश्किल है। या फिर वो जी बोरोइंग इंटरेस्ट फ्री है, इसका डिटेल्स मिलना बहुत मुश्किल है। तो ये सब चीजें नहीं मिलती है, इसीलिए नोट्स अभी मैंने जैसा बताया था ना, नोट्स नंबर ये 25 है जिसका अदर इनकम का है। तो ये सारी नोट्स में हमको हर एक वैल्यूज मिल जाती है, जिससे हम स्क्रीनिंग करते वक्त हमारे लिए आसानी हो जाती है कि हाँ ये चीज कहाँ से आ रही है, हमको पता चल जाता है। तो इसीलिए तो हमने अब हमारी शरिया टीम के साथ डिस्कस करके ही ये फैसला लिया है कि ऐसी रिपोर्ट को कंसीडर की जाएगी जिसका डिटेल्स अवेलेबल हो। जी जी सर, तो इसीलिए आपने जो है प्यूरिफाई सेक्शन के अंदर 5% को बेटर करार दिया है? इसीलिए मतलब समझा नहीं मैं। नहीं, जैसे क्वार्टरली रिजल्ट पर जो है 5 रूल्स को जो है नहीं समझा जा सकता है, इसीलिए 5% प्यूरिफाई करना बेहतर है क्या? नहीं या नहीं, मैं बात नहीं समझा आपकी। असल में आप क्वार्टरली रिजल्ट पे मतलब स्क्रीनिंग करके 5% की बात कर रहे हैं? जी जी नहीं नहीं, मैं तो अभी बताया ना कि हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट नहीं देखते ना स्क्रीनिंग के वक्त। तो अच्छा अब सर। इसमें ये ऐसा भी हो सकता है कि आपका वो 5% को एक्सीड कर जाए जी या 0% हो जाए, ये भी हो सकता है। अच्छा अच्छा। तो इसीलिए ऐसी रिपोर्ट ली जाए जिसमें सारी डिटेल्स मौजूद हो, नहीं तो फिर थोड़ी इधर की थोड़ी उधर की लेने से ना कंफ्यूजन हो जाएगा, मतलब कैलकुलेशन बराबर नहीं आएगी फिर उससे।
जी जी सर। ठीक है समीर भाई, आई थिंक जी भाई, क्लोज कर देते तो जी जी बहुत उम्दा था माशाल्लाह। जज़ाकल्लाह उबैद भाई, शॉर्ट टाइम में आप आए और प्रेजेंट किए। और माशाल्लाह बहुत उम्दा प्रेजेंटेशन था। और जानते हैं इसको जो लोग कर लेंगे ना, उनका वो क्या कहते हैं, फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। कोशिश करें सब लोग, जी जी आदत हो बिल्कुल। जाएगी एनुअल रिपोर्ट देखने की, फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग हो जाएगा उनका। बहुत अच्छी चीज है माशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। जी साजिद साहब, आप क्लोजिंग वर्ड्स कर दीजिए और दुआ पढ़ लीजिए इंशाल्लाह। जी जी माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन चीज है, बहुत उम्दा चीज है और सबको जानना जरूरी है भाई। क्योंकि देखिए ये तो आसानी हम लोग को मिल गई इस ऐप की वजह से, वरना ये तो हर एक को करना था ना। क्योंकि अगर हलाल कमाना है तो आपको उसका स्क्रीन करके ही ना करना पड़ेगा भाई। तो ये सिखा रहे हैं तो सब लोग को मेहनत करके इसको सीखना है इंशाल्लाह। अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे, इनको जान माल में बरकत अता फरमाए और इनको लंबी उम्र अता फरमाए, ताकि हम लोग को जो है ये मिलता रहे, ये सहूलत मिलती रहे। जी दुआ पढ़ा दीजिए जी या पढ़ा दीजिए? दुआ पढ़ दें आप। सुभान अल्लाह सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाह व बिहम्दिका, व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह सभी साथियों के लिए। आपने पूरी वीडियो देखा और आज संडे है, अपने फैमिली के साथ वक्त गुजारे थोड़ा, और हमें हम सबको दुआओं में याद रखे, और खास तौर से हमारे जो मुसलमान भाई बहन है इस दुनिया में, उनके लिए खास तौर से दुआ, खुसूसन फिलिस्तीन में। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम वालेकुम सलाम। अस्सलाम व रहमतुल्लाह।